साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान द सॉल्यूशन। आई एम डॉक्टर अशोक विजय और आज मैं फिर से आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए साइंस की बात करूंगा। और साइंस में ऊष्मा एवं गतिकी यानी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की बात होगी। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की श्रृंखला है और टॉपिक वाइज जो क्लासेस हैं वो जारी हैं। और साइंस की यह 5वीं वीडियो है। इसके पहले 4 वीडियोज आ चुकी हैं, आपने उसको देखा होगा। जहाँ तक इस क्लास की बात है 5वीं वीडियो की, तो इसमें हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स परीक्षा में पूछे जा सकते हैं वो सारे कवर किए गए हैं। जैसे सुचालक हैं, कुचालक क्या होते हैं, ब्लैक बॉडी थर्मोस्टेट क्या है, परम शून्य ताप क्या है, गुप्त ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा क्या है, ऊष्मीय प्रसार, तापमापी, पानी का घनत्व, स्टीफन का नियम क्या है, किरचॉफ का नियम क्या है। तो वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो बन पाते हैं, जो बनते रहे हैं लगातार आरआरबी की ग्रुप डी की परीक्षा में, वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। तो बहुत ही ध्यान से पूरी इस वीडियो को देखिए। आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, गैसों की 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। क्योंकि गैसों का, पहली बात तो आप ये समझिए कि गैसों की 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि गैसों की कितनी विशिष्ट ऊष्मा होती है, तो 2 होती हैं। और क्यों होती हैं, इसका कारण क्या है। गैसेस हैव 2 स्पेसिफिक हीट्स बिकॉज गैसों में क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है, ये तो सही है। आयतन अनिश्चित होता है, ये भी सही है। तो जब दोनों सही है तो इसका मतलब तीसरा होना चाहिए, क्योंकि 2 विकल्प तो सही हो नहीं सकते। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। बोथ शेप एंड वॉल्यूम आर इंडेफिनिट। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। आप जानते हैं कि गैसों में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और यह इसी कारण जो है इसकी 2 विशिष्ट ऊष्माएं होती हैं। आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। बोथ शेप एंड वॉल्यूम आर इनडेफिनिट। आप जानते हैं कि आकार और आयतन ठोस, द्रव और गैसों में क्या निश्चित क्या अनिश्चित होते हैं। ठोस जिसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं। ठोस जैसे मान लीजिए एक सरिया है या गेंद, लोहे की गेंद है, तो लोहे की गेंद आप कहीं भी रख दीजिए, वो लोहे की गेंद रहेगी, उसमें उतनी ही बड़ी रहेगी, वजन भी उतना ही रहेगा। तो आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होंगे। द्रव जैसे पानी है, पानी या दूध है, तेल है, उसमें क्या, जैसे आप एक गिलास में रख दिए तो गिलास की तरह हो जाएगा, एक तसले में रख दिए तो तसले की तरह हो जाएगा। यानी उसका आकार निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन अनिश्चित, आकार जो है निश्चित नहीं होता, लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन उसका चेंज नहीं होगा, चाहे गिलास में रखेंगे तब वो 1 लीटर रहेगा और आप दूसरी चीज़ में रखेंगे तब भी वह 1 लीटर रहेगा, लेकिन उसी का शेप यानी आकार धारण कर लेगा। लेकिन गैसेस की बात करें तो आप जैसे सेंट की शीशी आप खोल दीजिए, कमरे में खोल दीजिए, तो उसका आयतन भी बढ़ जाएगा और कमरे की तरह उतने बराबर फैल भी जाएगा। किसी और जगह करेंगे वैसे ही हो जाएगा। तो आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, ये बात आप जानते हैं गैसों के संदर्भ में। और यही कारण है विशिष्ट ऊष्माएं इसकी 2 होती हैं। विशिष्ट ऊष्मा क्या है। ऊष्मा की वह मात्रा जो पदार्थ के एकांक द्रव्यमान और एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है। यानी एक मान लीजिए 1 किलोग्राम या 1 ग्राम का उसका जो द्रव्यमान है, तो 1 ग्राम द्रव्यमान के लिए 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप जो ऊष्मा उत्पन्न कर दे, वो कौन सी ऊष्मा है, विशिष्ट ऊष्मा है। मान लीजिए m द्रव्यमान है और थीटा ताप में वृद्धि करना है, तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होगी Q = mc थीटा। ये याद रखिए, ये सूत्र है Q = mc थीटा। यहाँ C यदि इस तरफ ले आएंगे तो Q/m थीटा हो जाएगा, और यही जो C है वो विशिष्ट ऊष्मा है, तो C = Q/m थीटा हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम केल्विन हो, ये प्रति है, किलोग्राम केल्विन है। जूल इसका मात्रक प्रति हो गया, और किलोग्राम केल्विन, एम का किलोग्राम और थीटा केल्विन हो गया। जल की विशिष्ट ऊष्मा, ये कई बार प्रश्न आया हुआ है, भी याद रखिए आप। और ये भी दोनों विशिष्ट ऊष्मा का SI मात्रक बहुत बार पूछा जाता है, तो जूल प्रति किलोग्राम केल्विन है। और
जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड है। ये दोनों चीज़ें याद रखेंगे, तो ये मात्रक भी याद रखेंगे और जल की विशिष्ट ऊष्मा भी याद रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि पहले की भांति जो हमारी वीडियो की विशेषता होती है कि एक आप प्रश्न पढ़ते हैं, उसके एवज में कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाते हैं। इसलिए वीडियो लाइक कर दीजिएगा और समाधान द सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये निश्चित ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाली हैं। इसलिए बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को देखिए। आइए प्रारंभ हो चुका है। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? तो विच स्केल डज नॉट हैव नेगेटिव वैल्यू? नेगेटिव वैल्यू किस में नहीं होता? सेल्सियस में नहीं होता, या फ़ारेनहाइट में नहीं होता, केल्विन में नहीं होता, र्यूमर में नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। केल्विन में ज़ीरो जो है ऋणात्मक मान नहीं होता, क्योंकि जीरो से नीचे होता ही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी सही है, केल्विन। केल्विन पैमाने पर हिमांक बिंदु यानी मिनिमम जो है 273 केल्विन, और भाप बिंदु है जो जिसको आप क्वथनांक कहेंगे 373 है। तो 273 से 373 के बीच ये इसका जो पैमाना होता है, इनके जो बीच की दूरी है, इनको 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। 273 से 373 100 भागों में, और प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। अब 0 केल्विन 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है यहाँ। अब इससे आगे ही होगा, इससे नीचे होगा, क्योंकि मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई? 273 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए यहाँ ऋणात्मक मान की संभावना नहीं होती। नेक्स्ट है, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या पारा है, पानी है, चमड़ा है या लकड़ी है? ऑप्शन नंबर ए सही है, पारा सर्वोत्तम चालक है। इनमें से एक अच्छा सुचालक वह है, क्या सुचालक क्या होता है या चालक सबसे अच्छा क्या होता है? अच्छा चालक या सुचालक एक ही बात है, जिसमें ऊष्मा का संचरण, चालन या संवहन विधि से आसानी से हो और तेज़ी से हो। याद रखिएगा, तो ऊष्मा का संचरण आसानी से और तेज़ी से हो, चालन या संवहन विधियों में से किसी में से या दोनों से, तो वह अच्छा सुचालक माना जाएगा। एक आदर्श चालक की ऊष्मा चालकता जो है अनंत होती है। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट हैं, ये सब फैक्ट्स हैं और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। सर्वाधिक ऊष्मा चालक धातु जो है वो चांदी की है। पारे की ऊष्मीय प्रसार दर उच्च होती है, इसलिए इसे तापमापी यंत्रों जैसे बैरोमीटर, थर्मोमीटर आदि में प्रयोग किया जाता है। उसमें प्रसार दर उच्च का अर्थ है कि जब पारे में ये डाला जाएगा तो ये तुरंत पिघल नहीं जाएगा और उसमें गल नहीं जाएगा, लग नहीं जाएगा, उससे चिपकेगा नहीं, इस वजह से इसे लगाया जाता है। नेक्स्ट है, चौथा प्रश्न है, उबलते जल की अपेक्षा भाप से जलने पर हाथ में जलन गंभीर होती है, क्यों? तो भाप हल्की होती है या भाप शरीर में घुस जाती है? भाप में, ऑप्शन नंबर सी सही है, भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। स्टीम हैज लेटेंट हीट। और एक समान ताप पर जो है उबलते हुए जल की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी और भाप की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी। तो गुप्त ऊष्मा किसकी ज़्यादा है? जल में कितना है? 80 और इसमें 540। इसमें गुप्त ऊष्मा भाप में ज़्यादा है, इस वजह से हम भाप से अधिक तेज़ी से जलना महसूस करते हैं, और जो है उबलते हुए जल से कम, गुप्त ऊष्मा की वजह से। नेक्स्ट, यानी छिपी हुई ऊष्मा जो उसमें रहती है, जो दिखती नहीं है लेकिन वो होती है। पांचवा प्रश्न है, परम शून्य ताप उस ताप को कह सकते हैं जिस पर, तो एब्सोल्यूट जीरो कैन बी कॉल्ड दैट टेम्परेचर एट विच जल जम जाता है, सभी गैसें द्रव में बदल जाती हैं, सभी पदार्थ ठोस होते हैं, किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। यस, ऑप्शन नंबर डी सही है, किसी गैस की आणविक गति जो है द मॉलिक्यूलर मोशन ऑफ ए गैस स्टॉप्स, अणुओं की गति रुक जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है, ये डी है। तो परम शून्य ताप जो है ये -273 डिग्री सेल्सियस या जिसको 0 केल्विन कहेंगे वो है। यह एक न्यूनतम संभव ताप है, इससे
कम ताप संभव नहीं होता है। इस ताप पर गैसों के अणुओं की गति शून्य हो जाती है, यानी रुक जाती है। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। छठवां प्रश्न है, तो ये अपवर्तन आ गया, ये उत्तर ही आ गया। देखिए इसमें ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी उसको एक आदर्श स्थिति होती है, वो ब्लैक स्थिति जो सारी उसको अवशोषित कर ले ऊष्मा को। तो देखिए जो सबसे अच्छे, एक प्रश्न भी आएगा, जो सबसे अच्छे अवशोषक होते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो ये दोनों एक साथ हैं, तो अवशोषण और उत्सर्जन तो हो ही नहीं सकता, तो अपवर्तन जो है रिफ्रैक्शन सही उत्तर होगा। तो कृष्णिका या ब्लैक बॉडी क्या है, पदार्थ की एक आदर्श व्यवस्था है, जो अवस्था है जो अपने ऊपर पड़ने वाले सभी विद्युत चुंबकीय किरणों को अवशोषित कर लेती है, और जो अवशोषक अच्छा है वो उत्सर्जक भी अच्छा होता है। तो इनसे रिफ्रैक्शन या अपवर्तक नहीं होता। आठवां प्रश्न है, यह गर्म रहेगा तो गर्म ही रहेगा। चालन, संवहन और विकिरण की प्रक्रिया यहाँ होती ही नहीं है, जिससे ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती, और टेम्परेचर क्या होता है, नियत रहता है, यानी ठंडी चीज़ ठंडी और गर्म चीज़ गर्म बनी रहेगी। नौवां प्रश्न है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पाठ्यांक बराबर होते हैं? एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग आर इक्वल। ये बहुत बार प्रश्न आया है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। याद रख लीजिए, -40 डिग्री सेल्सियस पर जो है, -40 डिग्री सेल्सियस पर यह पाठ्यांक बराबर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। सेल्सियस पैमाना का निम्नतम बिंदु 0 और उच्चतम 100 है, यानी सेल्सियस 0 से 100 डिग्री तक होता है। दोनों के अंतराल को 100 बराबर भागों में बांटते हैं। फ़ारेनहाइट पैमाना जो है जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है, और इसके अंतराल को 180 बराबर भागों में बांटकर मापा जाता है। तो यदि आप ये सूत्र पढ़े होंगे, C/100 = F-32/180, तो और यहाँ चूँकि तीनों को हम बराबर मानेंगे, C = X को, तो यहाँ आप देखेंगे कि 4x = -160 और x = -40, तो -40 डिग्री वो टेम्परेचर होगा जिस पर सेल्सियस, जिस पर ये जो है बराबर तीनों होते हैं। 10वां प्रश्न है, प्रेशर कुकर में भोजन जल्दी बन जाता है क्योंकि फूड इज कुक्ड क्विकली इन प्रेशर कुकर बिकॉज जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। यस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेज। एक चीज़ आप याद रखिए, जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा तो भोजन जल्दी बनेगा, जब बॉइलिंग पॉइंट कभी घट जाएगा तो भोजन देर में बनेगा। और बॉइलिंग पॉइंट घटता कहाँ है, यहाँ देखिए, क्वथनांक बढ़ जाता है क्योंकि प्रेशर बढ़ जाता है। बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा क्योंकि प्रेशर घट जाएगा। प्रेशर घटेगा कहाँ, ऊंचाई पर प्रेशर घट जाता है, जैसे पहाड़ों पर। इसीलिए एक प्रश्न आता है कि पहाड़ों पर दाल देर में पकती है या भोजन देर में पकता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट वहाँ घट जाता है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और क्योंकि दाब ज़्यादा होता है, तो दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा। वायु दाब में वृद्धि होगी, क्वथनांक यानी उबाल बिंदु बढ़ेगा, ऊष्मा की मात्रा में वृद्धि होगी, और वायु दाब घटेगा तो ये घट जाएंगे, ये याद रखिएगा। ऊंचाई की जगह पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे क्यों उबलने लगता है? देखिए ये वही प्रश्न है, व्हाई डज वाटर बॉयल बिलो 100 डिग्री सेल्सियस एट हाई एल्टीट्यूड? वही कारण है। गुरुत्वाकर्षण की कमी के कारण नहीं है, अधिक हवा के कारण नहीं, अधिक ठंड के कारण नहीं। वायुमंडलीय दाब कम होने से उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, बिल्कुल यही है कि वायुमंडलीय दाब जो है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो नीचे जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा, और जब बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा तो देर में पकेगा भोजन, ये है। तो जल का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करेगा, यानी दाब पर निर्भर करेगा। दाब अधिक क्वथनांक अधिक, दाब कम क्वथनांक कम, और ऊंचे पहाड़ों पर क्वथनांक नीचे होता है, इसलिए खाना देर में पकता है क्वथनांक कम हो जाने के कारण। नेक्स्ट है 12वां नंबर प्रश्न है, रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान क्या है, कितने टेम्परेचर पर? व्हाट इज़ द सेफ टेम्परेचर फॉर कीपिंग फूड फ्रेश इन अ रेफ्रिजरेटर? तो देखिए रेफ्रिजरेटर में
4 डिग्री सेल्सियस जो है वो सेफ़ टेम्परेचर होता है, इस पर भोजन सुरक्षित रहेगा, चीज़ें सुरक्षित रहेंगी। रेफ्रिजरेटर में ठंडक जो है वाष्पन के द्वारा होती है। फ्रिज में 4 डिग्री टेम्परेचर, ये प्रश्न आया हुआ है, याद रखिएगा। 4 डिग्री टेम्परेचर होने पर किण्वन की क्रिया नहीं होती, और जब किण्वन की क्रिया नहीं होगी तो उसमें कीड़े नहीं होंगे और भोजन खराब नहीं होगा। जल का घनत्व की बात करें तो वो अधिकतम व आयतन न्यूनतम ये होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, और केल्विन में देखें तो 277 डिग्री केल्विन। क्यों? क्योंकि 273 जीरो के बराबर होता है, 273 केल्विन बराबर 0 डिग्री सेल्सियस। तो जब 4 डिग्री है तो 4 इसमें बढ़ जाएगा, तो ये 277 हो जाएगा, तो याद रखिएगा। ताप 4 डिग्री सेल्सियस से अधिक होते ही घनत्व क्या होगा? घटने लगता है, यह नियम है। और एक 0 से आगे 4 तक बढ़ता है और उसके बाद घटने लगता है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है, आधी यात्रा आपकी इस क्लास की पूरी हो चुकी है। आधी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थर्मोस्टेट क्या है? अ थर्मोस्टेट इज़ अ डिवाइस दैट क्या ऊर्जा मापता है? तो नहीं है। ताप मापता है। किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करता है। थर्मोस्टेट, अच्छा आप ये देखिए, थर्मोस्टेट है इस, तो थर्मो किससे संबंधित है? टेम्परेचर से, ताप से। स्टैटिक अवस्था यानी जो स्टैटिक रखता है, स्थिर रखता है, तो जो किसी निकाय का ताप स्वनियंत्रित करता है, थर्मो है, इसलिए आप इसी से अंदाज़ा लगाएं। तो ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। ताप स्वनियंत्रित करता है। टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम इज सेल्फ रेगुलेटिंग। थर्मोस्टेट क्या है? किसी तंत्र के तापमान को नियमित बनाए रखने का एक उपकरण है। तंत्र का तापमान एक वांछित बिंदु के लगभग स्थिर रखने, तो ऐसा किया जाए जैसे एक पॉइंट है, इसी के आसपास जो है टेम्परेचर रखेगा वो। 14वां नंबर प्रश्न है, 14th क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम? चालन के लिए है, संवहन के लिए है, चालन के लिए है, संवहन के लिए है, और माध्यम की आवश्यकता की बात है तो चालन संवहन दोनों के लिए है, विकिरण के लिए नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चालन और संवहन दोनों के लिए माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन विकिरण के लिए नहीं है, क्योंकि यह निर्वात में भी चल सकता है, प्रकाश इसीलिए तो आ जाता है निर्वात में भी। 15 नंबर प्रश्न है, 15वां प्रश्न है 15th क्वेश्चन, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है। पंखा चलता है तो हमें आराम मिलता है, क्यों? अ फैन गिव्स अ फीलिंग ऑफ कंफर्ट इन द समर सीजन बिकॉज, क्यों? हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। यस, ऑप्शन नंबर ए ही सही है। आर स्वीट इवेपरेट्स एट ए फास्टर रेट। देखिए, जब हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित होगा तो वाष्पन की जैसे ही दर बढ़ जाती है तो हमको क्या महसूस होता है? ठंडक महसूस होने लगता है। वायु में तेज़ी के कारण पसीना बहुत तेज़ी से वाष्पित होता है। भाई, पंखा तेज़ चलेगा तो हवा तेज़ होगी, तो वाष्पीकरण तेज़ी से होगा। और जब ऊष्मा हमारे शरीर से बाहर होगी तो हमको अपने आप स्वाभाविक है कि ठंडक महसूस होने लगती है। शरीर से ऊष्मा इसके लिए शरीर से ऊष्मा प्राप्त करता है जिससे ठंडक महसूस होती है, यानी ऊष्मा वो ले लेगा और ठंडक हमको महसूस होने लगेगी। गर्मी या आर्द्र मौसम में हमें अधिक गर्मी लगने का कारण भी यही है कि पसीना धीरे धीरे वाष्पित होता है, तो धीरे धीरे वाष्पन होगा तो जो है ऊष्मा धीरे धीरे बाहर जाएगी और हमको धीरे धीरे यही गर्मी हमारी जाएगी, यानी ठंडक धीरे धीरे महसूस होगी। आगे है 16वां प्रश्न है, एक लोहे की गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि किसमें होगी? तो सर्वाधिक प्रतिशत व्यास में, आयतन में, देखिए लोहे की गेंद को गर्म किया जाएगा तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि आयतन में होगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। ऊष्मीय प्रसार का सिद्धांत क्या है कि किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके घनत्व में कमी होती है, और आप जानते हैं घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, यानी जो है घनत्व और आयतन ये उल्टे संबंध हैं दोनों में। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो द्रव्यमान बटे आयतन है तो घनत्व बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये घटेगा तो बढ़ेगा। तो जब वस्तु को गर्म करने पर घनत्व में कमी होगी तो स्वाभाविक है आयतन में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, और
आयतन में वृद्धि यानी बढ़ेगा, ठोस फैल जाएगा और सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि आयतन में हो जाएगी। 17वां प्रश्न है, बर्फ़ का टुकड़ा पेय को ठंडा क्यों बना देता है? किसी पेय पदार्थ में हम बर्फ़ डालते हैं तो ठंडा हो जाता है। वाई डू आइस क्यूब्स मेक ड्रिंक्स कोल्डर? बर्फ़ ठंडी होती है? ये तो नहीं है। पेय गर्म होता है। पेय बर्फ़ से ऊष्मा लेता है। पेय बर्फ़ से ऊष्मा लेगा तो पेय तो गर्म हो जाएगा, ऊष्मा ले जाएगा। बर्फ़ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा ले लेती है। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। तो बर्फ़ जो है पेय से ही गुप्त ऊष्मा ले लेती है, और जब पेय से ऊष्मा लेगी तो पेय क्या हो जाएगा? स्वाभाविक है ठंडा हो जाएगा। किसी से चीज़ से जब ऊष्मा आप गर्मी लेंगे तो ठंडा तो होगा ही, इसीलिए हमको पेय यानी जो ड्रिंक है वो ठंडा लगने लगता है। 18वां प्रश्न है, किस नियम के अनुसार अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक भी होते हैं? इसकी चर्चा भी पहले हुई थी। अच्छे उत्सर्जक जो हैं वो जो गुड एमिटर्स हैं वो आल्सो गुड एब्जॉर्बर्स, ये किरचॉफ ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने क्या कहा कि अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो विकिरण का किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ्स लॉ है। एक ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों का उत्सर्जन तथा अवशोषण समान रूप से करता है उससे कृष्णिका यानी ब्लैक बॉडी कहते हैं। इसकी बात हुई थी और किरचॉफ ने ये बताया कि जो जैसे कृष्णिका यह ब्लैक बॉडी सबसे ज़्यादा अच्छा अवशोषक होती है, तो सबसे जितना अवशोषण करती है उतना ही परावर्तन भी करती है, उत्सर्जन भी करती है जितना अवशोषण करती है। ये है किरचॉफ का नियम। स्थिर आयतन पर यदि दाब दोगुना कर दिया जाए तो गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? दाब दोगुना, गतिज ऊर्जा भी दोगुनी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दाब के अनुक्रमानुपाती होगी। अणुओं की गतिज ऊर्जा जो है आयतन और दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी गतिज ऊर्जा बढ़ने से आयतन और दाब बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी उसी मात्रा में बढ़ जाएगी। तो आयतन यदि स्थिर हो तो आयतन स्थिर है तो दाब यदि दोगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा भी दोगुनी हो जाएगी, याद रखिए। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न है, इसके बाद जो है 3 प्रश्न और हैं, 4 प्रश्न और हैं। हल्के रंगीन कपड़ों को वरीयता दी जाती है, गर्मी में वरीयता दी जाती है, क्यों? हल्का रंग ऊष्मा का कम अवशोषण करता है, ये सही है। कम अवशोषण करेगा यानी रिफ्लेक्ट कर देगा ऊष्मा को। तो सफ़ेद रंग या हल्का रंग सफ़ेद रंग से उसका तात्पर्य है कि ये ऊष्मा का कम अवशोषण करता है, यानी ज़्यादा जो है ऊष्मा को, लाइट्स को परावर्तित कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। इस वजह से गर्मी में हल्के रंग के कपड़े खासतौर से सफ़ेद पहने जाते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, ऊनी कपड़े सर्दी के मौसम में शरीर को गर्म कैसे रखते हैं? गर्मी देकर, शरीर की गर्मी को बाहर जाने से रोककर, ठंड को शरीर में आने से रोककर, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए जो ऊनी कपड़े हैं शरीर की जो गर्मी है उसको बाहर जाने से रोक देते हैं। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ऊन में रेशे होते हैं और वो जो मौजूद रेशे हैं उन्हीं में मौजूद हवा होती है, फंसी होती है। हवा होती है ऊष्मा की कुचालक, और हवा जब ऊष्मा की कुचालक है तो ऊष्मा को आने जाने नहीं देगी। यानी हवा जो अंदर शरीर में बनी हुई, शरीर जो गर्म पहले से है तो वो हमेशा गर्म बनी रहेगी, क्योंकि वो बाहर नहीं जाने देता। तो ऊष्मा को शरीर से बाहर ही नहीं जाने देता और शरीर गर्म बनी रहती है। नेक्स्ट है 23वां नंबर प्रश्न है, इसके बाद 2 प्रश्न और बचेंगे। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ हीट? यस, ये जो है जूल है, ऑप्शन नंबर ए इज अगेन द राइट आंसर। ऊष्मा का एसआई मात्रक जो है जूल है। ऊष्मा का सीजीएस पद्धति में मात्रक कैलोरी होता है। ये दोनों याद रखिएगा, ये खूब प्रश्न आए हैं। तो एसआई पद्धति में मात्रक जो है जूल और सीजीएस में मात्रक कैलोरी है। 1 जूल बराबर होता है 0.24 कैलोरी और 1 कैलोरी में होता है 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी का है तो वही 1000 का गुणा हो जाएगा, यानी 10⁻³ का गुणा, यानी 1000 कैलोरी। और एक BTH यूनिट, ब्रिटिश थर्मल यूनिट जो है 252 कैलोरी की होती है। तो ये जो फार्मूलाज हैं इनको आप 1 2 बार 3 बार देख लीजिए, याद रहें, क्योंकि ये फार्मूला डायरेक्ट पूछ दिया जाता है। 24 नंबर प्रश्न है, इसके बाद एक जो है प्रश्न और बचेगा।
एल्कोहल तापमापी का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? क्या बहुत गर्म क्षेत्र में यानी मानसूनी, बहुत ठंडे, शीतोष्ण? ऑप्शन नंबर सी सही है, वेरी कोल्ड। बहुत ठंडे क्षेत्रों में अल्कोहल से युक्त तापमापी का प्रयोग जो किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्कोहल का हिमांक बहुत कम होता है। इथाइल अल्कोहल का तो -114 डिग्री सेल्सियस होता है और इस वजह से इसका उपयोग किया जाता है। हिमांक भी काफ़ी कम होता है। पारा का हिमांक जो है -39 डिग्री सेल्सियस होता है और क्वथनांक होता है -357 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए इनको ठंडे स्थानों पर उतना प्रयोग नहीं किया जाता। द्रव तापमापी में प्रयुक्त द्रव जो है वो पारा या अल्कोहल दोनों होता है। बुखार नापने का जो थर्मामीटर है, इसको क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं, ये पारा, इसमें पारे का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अंतिम प्रश्न है, स्थिर आयतन गैस तापमापी में कौन सी गैसें प्रयुक्त होती हैं? तो देखिए, स्थिर आयतन गैस तापमापी जो है, कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मामीटर जो है, इसमें कौन सी गैसें प्रयुक्त होती हैं? तो इसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम यानी तीनों गैसें प्रयुक्त होती हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन जो है अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग गैसें तरह की ये गैसें प्रयुक्त की जाती हैं। स्थिर आयतन गैस तापमापी में प्रयुक्त जो गैसें हैं वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम है, तीनों हैं। -2 डिग्री टेम्परेचर से नीचे का तापमान मापना है तो इसके लिए हीलियम गैस तापमापी का यानी हीलियम थर्मामीटर का प्रयोग होता है। -2 डिग्री सेल्सियस से 500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तक ये हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है और 1500 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा के लिए जो है वो नाइट्रोजन, 1500 डिग्री तक के लिए नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। तो -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे के लिए बहुत ठंडा है तो हीलियम, -2 से 500 डिग्री सेल्सियस तक तो हाइड्रोजन, तो हीलियम देन हाइड्रोजन और उससे ज़्यादा 1500 तक के लिए नाइट्रोजन। तो हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का क्रम याद रखिएगा। ताप हीलियम, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। तापयुग्म तापमापी जो है वो सीबेक प्रभाव पर आधारित है। एक दो बार ये प्रश्न है, इसको याद रखिएगा कि ताप युक्त तापमापी जो है ये सीबेक प्रभाव पर के सिद्धांत पर आधारित है। तो साथियों, आप देखें कि आपने जो कुछ क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस किए, लेकिन आपको 200 से 250 के करीब आप प्रश्नों के उत्तर इसमें आप देख पाएंगे। इसलिए बहुत ध्यान से पूरी वीडियोज़ को आप देखिए। इसके पूर्व जो ये पूरी प्लेलिस्ट बना दी गई है, अभी साइंस की बात हो रही है। अब कुछ ही दिनों में हम लोग जो है जीएस के अन्य पार्ट्स की बात करने लगेंगे। तो जीएस वाला पार्ट शुरू हो जाएगा, इधर साइंस का चल रहा है, तो आपकी ये वाला पोर्शन पूरा तैयार हो जाएगा। तो बहुत ध्यान से पूरी वीडियोज़ को देखिए। समाधान द सॉल्यूशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और बिल्कुल लगे रहिए। और जब तक आपकी परीक्षाएं होंगी तब तक मैं ये पार्ट खास तौर से साइंस और जो है जीएस का पार्ट है और साइंस का, ये दोनों मैं प्रयास करूंगा कि आपका पूरा कवर हो जाए और आपको अधिक से अधिक प्रश्न इस परीक्षा में जो है हमारी इस वीडियो से देखने को मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।